Hello friends, welcome back to my YouTube channel Meets Universe। तो हम पढ़ रहे थे धर्मवीर भारती सर के द्वारा लिखी हुई बुक गुनाहों का देवता। तो चलो आगे पढ़ते हैं। वैसे तो ये परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंद्र की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंद्र को दिलवा दिया था और उसके बाद चंद्र के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंद्र शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वो सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। इसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंद्र सारी कैरियर खो बैठा, ये उसे खुद मालूम नहीं था। ये बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और ये नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी सुधा जब आज से वर्षों पहले 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वो भी चंद्र की अपनी होती गई थी, इसे चंद्र खुद नहीं जानता था। जब वो आई थी तब वो बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वो खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल में वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वो आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वो महाराजिन का चौका झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंद्र से जरूर वो बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंद्र भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वो रो रो कर और सर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंद्र ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ मोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंद्र की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंद्र के इशारों का ये मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, ये उसे खुद नहीं मालूम था और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो ये था कि चंद्र की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी
कि इसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेज़ी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई-झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिनी अब शांत हो गई थी। इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था और जब तक वह चंदर को खिंचाकर, छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंद्र से लड़ाई हो गई क्या? फिर वो मुंह फुलाकर शिकायत करती थी और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेडमिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा रख दिया था। यहाँ चंद्र ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए। यहाँ चंद्र कहता है कि सुधा की सखियाँ कोयला बेचती हैं और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंद्र को डांट देंगे तो वो खुशी से फूल उठती थी और चंद्र के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी पड़ी डांट। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सोसाइटी के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स में कोर्स क्या है, ये सब उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना दुख सुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इटनाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वो चंद्र को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उससे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंद्र का रखती थी और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाकर वह चंद्र को दे डालती थी। चंद्र कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता था। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो सुधा की डांट उसे खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा भी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंद्र भी बच्चा था और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंद्र बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंद्र कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंद्र से जिद करने की, पियो इसे। जब चंद्र ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।